श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने की पीएम मोदी से मुलाकात, रक्षा, व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए की व्यापक बातचीत। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, सीएम योगी ने विधानसभा में दिए बड़े बयान। 1982 के दंगे से लेकर आज तक प्रदेश में हुई घटनाओं का किया जिक्र। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में उठाया बांग्लादेश हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा, कहा आज बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ सरकार को आवाज उठानी चाहिए। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायके 3 दिवसीय भारत की राजकीय यात्रा पर है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा रक्षा, व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए व्यापक बातचीत की। बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने के बाद दिसानायके की ये पहली विदेश यात्रा है जिसके लिए वो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंचे। भारत और श्रीलंका के पीपल टू पीपल संबंध हमारी सभ्यताओं से जुड़े हैं। जब भारत में पाली भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया तो श्रीलंका में भी उसकी खुशी मनाई गई। फेरी सर्विस और चेन्नई जाफना फ्लाइट कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिला है और साथ ही हमारे सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती मिली है। हमने निर्णय लिया है कि नागपत्तिनम और कंकेसंथुराई फेरी सर्विस की सफल शुरुआत के बाद अब रामेश्वरम और तलाइमनार के बीच फेरी सर्विस शुरू की जाएगी। बौद्ध सर्किट और श्रीलंका के रामायण ट्रेल के माध्यम से पर्यटन की अपार संभावनाओं को साकार करने पर भी काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। भारत और श्रीलंका के उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। विपक्ष ने कड़े तेवर दिखाते हुए संभल में हुई हिंसा पर योगी सरकार का जबरदस्त घेराव किया। पहले दिन के पहले सत्र बीत जाने के बाद विपक्ष का जवाब देने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए जमकर बरसे। उन्होंने 1982 के दंगों से लेकर आज तक प्रदेश में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए सपा को निशाने पर लिया। साथ ही बहराइच और संभल की घटना पर भी जवाब दिया। कि जो आंकड़े हैं वो इस बात को बताते हैं 2017 से लेकर के लगातार अब तक उसमें सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति है उसमें 97 से लेकर 99 तक कमी आई है। ऐसे हर कुछ पता है और जिसको वास्तव में आप दंगे कहते हैं, ये दंगे तो देश में 2017 से लेकर के अब तक नहीं हुए और ये आपके पिछले कार्यकाल के दौरान बताता हूं 2012 से 2017 के बीच में है इसमें 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की मौत हुई। मैं उस पर चर्चा करूंगा। उससे पहले ही 2007 से 2011 के बीच ऐसे सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं जिनमें 30 लोगों की मौत हुई। तो जो आंकड़े हैं
केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का मुद्दा उठाया। साथ ही कहा, हमारी सरकार को बांग्लादेश की सरकार से बातचीत करनी चाहिए और जिन्हें पीड़ा हो रही है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, जो सेना के मुख्यालय से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। फ्रांसिस जी हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 11 साल में संविधान को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया। साथ ही कहा कि बीजेपी आरक्षण के विरोधी है और इसलिए वो जातीय जनगणना के खिलाफ है। वहीं खड़गे ने अपने भाषण के दौरान संघ पर भी कड़ा हमला बोला। कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की है और कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी कर लेते हैं। ये जो है, ये खुद वल्लभ भाई पटेल जी ने लिखा है, लेकिन वास्तव में हम लोग आजीवन सहकारियों और बंधुओं की भांति साथ काम करते हैं। अवसर की मांग के अनुसार हमने परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण को अनुसार अपने को बदलता है और एक दूसरे के मतभेदों का भी सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने पर ही किया जाता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये उन्होंने लिखा हुआ पत्र है उनके जन्मदिन पर। कुछ स्वार्थ पद्म विभूषण प्रसिद्ध तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में 73 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके परिवार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि की गई है। जाकिर हुसैन कई समय से फेफड़े संबंधी समस्या से परेशान थे, जिसके चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दुख व्यक्त किया है। पद्म विभूषण जाकिर हुसैन जी, इनका आज दुखद निधन हुआ है। तबले से अगर ताल दूर कर दी जाए तो जिस प्रकार की अवस्था होगी उसी प्रकार की अवस्था आज हमारे संगीत के क्षेत्र में तैयार हुई है। जाकिर हुसैन जी ने 3 पीढ़ियों को अपने महफिलों के माध्यम से संगीत से जोड़ा, उन्हें रिझाया, उन्हें एक प्रकार से मंत्रमुग्ध किया और तबले की दुनिया में जो भी तबला वादक होता है उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं जाकिर हुसैन जी जैसा तबला बजा पाऊं, उनके जैसा तबला वादक बनूं। इस प्रकार की एक प्रतिमा उन्होंने तैयार की। हमारे तबले को एक वैश्विक स्वरूप जाकिर हुसैन जी ने दिया और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके जाने से जो क्षति तैयार हुई है वो तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने इतने लोग तैयार किए हैं कि जो लोग उनकी विधा को और हमारे संगीत को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और उनके परिवार के दुख में हम सभी लोग शामिल हैं, इतना ही कहना चाहता हूं। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।